हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसआर स्टडी में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में गवर्नर जनरल व वायस राय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। इसके पहले पार्ट वन में हम लोगों ने गवर्नर और गवर्नर जनरल से संबंधित प्रश्नों को पढ़ लिया है। इस प्रश्न में हम लोग भारत के गवर्नर जनरल से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न कह रहा है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा कहा जाने लगा? तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी में एक एक्ट पारित किया 1833 में। ठीक है, उसका नाम दिया चार्टर एक्ट। तो 1833 के चार्टर एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब से भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, जब यह 1833 का चार्टर एक्ट लाया गया उस टाइम पर बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटेक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटेक। तो वो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल हुए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड विलियम बेंटेक। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो जब 1833 का चार्टर एक्ट लाया गया उस टाइम पर कौन था बंगाल का गवर्नर? लॉर्ड विलियम बेंटेक। ठीक है, तो उन्हीं को जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड विलियम बेंटेक। अगला प्रश्न देखते हैं। सती प्रथा कब समाप्त की गई? तो दोस्तों, सती प्रथा को समाप्त किया गया था 1829 में, 1829 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कब किया गया? 1829 में। अगला प्रश्न देखते हैं। सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो दोस्तों, सती प्रथा को समाप्त करने वाले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटेक। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। जिस टाइम पर सती प्रथा को समाप्त किया गया उस टाइम पर ये बंगाल के ही गवर्नर जनरल थे। उस टाइम पर 1833 का चार्टर एक्ट नहीं लाया गया था। तो ये क्या थे उस टाइम पर? बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटेक। उन्होंने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, और किसकी सहायता से समाप्त किया? इस सती प्रथा को समाप्त करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय की सहायता ली थी। किसकी सहायता ली थी? राजा राम मोहन राय की। उनकी सहायता से ही सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में समाप्त किया। ठीक है, और ये उस टाइम पर 1829 के समय में लॉर्ड विलियम बेंटिक कहाँ के गवर्नर जनरल थे? बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ये भी आपको पॉइंट दिमाग में रखना है अपने, क्योंकि उस टाइम पर 1833 का चार्टर एक्ट नहीं आया था। ठीक है, तब तक ये भारत के गवर्नर जनरल नहीं बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं। सती प्रथा को किस धारा के द्वारा अवैध घोषित किया गया था? दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उस टाइम पर जो कानून था उसमें एक धारा जोड़ी, जिसका क्या था? धारा 17। धारा 17 के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि सती प्रथा उस समय के बाद से अवैध है, यानी उसको जो भी करेगा, सती प्रथा का पालन करेगा, उसको कानूनन दोषी माना जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। धारा 17 के द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने बात की सती प्रथा की। अब यहाँ पर दिया गया है ठगी प्रथा। तो दोस्तों, ठगी प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसकी सहायता से समाप्त किया था? तो ठगी प्रथा को समाप्त किया था कर्नल सलीमन की सहायता से। किसकी? कर्नल सलीमन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कर्नल सलीमन। दोस्तों, ठगी प्रथा को समाप्त किया गया 1830 में। किसने समाप्त किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, और सहायता किसकी ली थी इसको समाप्त करने के लिए? कर्नल सलीमन की। 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल सलीमन की सहायता से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
किसकी अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? दोस्तों, अपने देश भारत में पहले शिक्षा जो ग्रहण की जाती थी वो संस्कृत में या अन्य प्रादेशिक भाषाओं में शिक्षा ग्रहण की जाती थी, ठीक है, विद्यार्थियों के द्वारा। लेकिन जब अंग्रेज आए तब भी यही सिस्टम चल रहा था कि संस्कृत में या तो शिक्षा ग्रहण करते थे विद्यार्थी या किसी अन्य प्रादेशिक भाषा में। लेकिन किसी व्यक्ति ने एक अनुशंसा की या एक शोध किया जिसके आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया कि अब इंग्लिश मीडियम ही पढ़ाई होगी भाई, ठीक है। तो वो किसकी अनुशंसा पर किया गया था दोस्तों? मैकाले। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मैकाले। मैकाले ने एक शोध किया, उसकी अनुशंसा पर ही अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, ठीक है। और ये लगभग 1835 में हुआ था, 1835 जो अनुशंसा इन्होंने मैकाले ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ के शासनकाल में। जब भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ थे, उस टाइम की बात है ये। एक प्रेस एक्ट पारित किया लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ ने 1835 में। वो प्रेस एक्ट कब पारित किया? 1835 में, ठीक है। और उस प्रेस एक्ट में उन्होंने ये प्रावधान किया कि जो भारतीय प्रेस है या अखबार थे भारत के द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले भारतीय लोगों के द्वारा, उस पर जो उन्होंने प्रतिबंध लगा रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने, उसको कुछ छूट दे दी या कुछ को समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो इसीलिए उनको लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ। ऑप्शन नंबर 4 इसका एकदम सही आंसर है। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ को। अगला प्रश्न देखते हैं, कुशल अकर्मण्यता नीति का क्या लिखा हुआ है? कुशल अकर्मण्यता नीति जो है उसका काल किसके काल को कहा जाता है? यानी ऐसा कौन सा भारत का गवर्नर जनरल था जिसके शासनकाल को जो है कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल किसके शासनकाल को कहा जाता है, ठीक है। तो ये कौन थे? लॉर्ड एलिनबरो। ऑप्शन नंबर 2 इसका एकदम सही आंसर है। लॉर्ड एलिनबरो का शासनकाल जो था वो था 1842 से 1844 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे थे दोस्तों, ठीक है। तो इसी जो ड्यूरेशन है ये 1842 से लेके 1844 तक की, इसके जो उन्होंने शासन किया लॉर्ड एलिनबरो ने भारत का गवर्नर जनरल के रूप में, उसी को साहित्यकारों ने कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1843 का एक्ट 5 किससे संबंधित है? तो दोस्तों 1843 का एक्ट 5 संबंधित है दास प्रथा के उन्मूलन से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दास प्रथा का उन्मूलन। ये जो किया है दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया है? लॉर्ड एलिनबरो ने। ये आपको याद रखना है कि दास क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्जाम में कि दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया। तो आपका आंसर होगा भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एलिनबरो ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय कब हुआ? तो सिंध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था 1843 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1843 ईस्वी। अच्छा, ये सिंध को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था, तो इस अभियान का जो नेतृत्व किया था वो किया था चार्ल्स नेपियर ने। यह भी आपको याद रखना है कि सिंध को अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया 1843 में, 1843 में, और उस अभियान का नेतृत्व किया था चार्ल्स नेपियर ने। किसने किया था? चार्ल्स नेपियर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय कौन भारत का गवर्नर जनरल था? तो दोस्तों जो अंग्रेजों और सिखों के बीच पहला युद्ध हुआ, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, उस टाइम पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम पर भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न देखते हैं,
नरबली प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? दोस्तों हम लोगों ने अ- अभी डिस्कस किया है सती प्रथा, ठगी प्रथा, ठीक है, दास प्रथा। अब यहाँ पर कहा जा रहा है नरबली प्रथा, यानी कि देवी देवताओं को जो मनुष्यों की बलि दी जाती थी या छोटे बच्चों की बलि दी जाती थी, उस पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ठीक है, कि उस पर नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये काम भी किया, किसने किया था दोस्तों? लॉर्ड हार्डिंग ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आपसे कि नरबली प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो आपका आंसर क्या होगा? लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। लाहौर पर अंग्रेजी कब्जा किसके समय में हुआ? तो दोस्तों लाहौर जो जगह थी, राज्य था, उस पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे जिस समय लाहौर पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोहिनूर हीरा, हम सब लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, सुना है कि अपने देश का विश्वविख्यात कोहिनूर हीरा जो है महारानी विक्टोरिया के समय भेज दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर विक्टोरिया होगा, मिसप्रिंट है यहाँ पर। तो कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को किसने भेजा था? ठीक है, तो महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर हीरा भेजने वाला कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम सही आंसर है। तो लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल था, यानी लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल जो रहा था, वो था 1848 से 1856। 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प नीति या व्यपगत सिद्धांत किसने लागू किया था? तो हड़प नीति को ही व्यपगत सिद्धांत कहा जाता था और इसको अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते थे। ठीक है, व्यपगत सिद्धांत या हड़प नीति को ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता था। ठीक है, तो इसको किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति या व्यपगत सिद्धांत को लागू किया था। दोस्तों ये नीति थी क्या? इसमें जिन राज्यों के पास कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होता था उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। यानी जैसे कोई राजा है किसी राज्य का या नवाब है, ठीक है, तो उसके अगर कोई संतान नहीं है, वो भी पुत्र संतान, कि अगर लड़का है तभी वो तो राजा या निजाम बन सकता था आगे चल के, ये नियम था। तो अगर वो नहीं है किसी के, राजा या निजाम के पास, नवाब के पास, तो उसका जो पूरा राज्य था वो अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया जाता था कि आपके भाई कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए आपका आगे राज्य कोई चलाने वाला नहीं है, तो हम उस पर कब्जा करते हैं। यही थी हड़प नीति। ठीक है, या व्यपगत सिद्धांत, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। तो ये किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। इसके लिए, इसी नीति के लिए लॉर्ड डलहौजी काफ़ी जो है वो प्रसिद्ध रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प नीति के द्वारा सबसे पहले किस राज्य का पर कब्जा किया गया? तो दोस्तों हड़प नीति के द्वारा सबसे पहले सन 1848 में, कब? 1848 में ही ये नीति लाई गई थी और 1848 में ही सबसे पहले सतारा को, जो महाराष्ट्र का हिस्सा था, उस पर कब्जा किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका एकदम सही है कि हड़प नीति के द्वारा सबसे पहले सतारा राज्य पे कब्जा किया गया था 1848 में। ठीक है, अच्छा जो बाकी के राज्य दिए हुए हैं, जैतपुर, संभलपुर, झांसी, ये सारे भी हड़प नीति के द्वारा कब्जा किए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है? जैतपुर, संभलपुर, झांसी, सतारा, इसके अलावा उदयपुर, नागपुर, अवध, बरार आदि जो थे राज्य, उस पर भी हड़प नीति के द्वारा ही कब्जा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों संथाल विद्रोह कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न यहाँ पे लिया गया है क्योंकि ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही हुआ था। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1856 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2,
1856 में संथाल विद्रोह हुआ था, जब भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय कब किया गया? तो दोस्तों, पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया 29 मार्च 1849 को। इसका ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही आंसर है। 29 मार्च 1849 को पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया गया। अच्छा, ये जो विलय हुआ, ये इसके पीछे कारण क्या था कि दूसरा यानी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो 1848 से लेके 1849 तक चला, यानी 1 साल चला लगभग। वो कब चला? दूसरा आंग्ल सिख युद्ध, दूसरा अंग्रेजों सिखों का युद्ध जो था वो 1848 से 1849 के बीच हुआ। ठीक है, उसी के बाद 29 मार्च 1849 को, इस डेट को पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में रेलवे का जनक किसे कहते हैं? दोस्तों, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है कायदे से। भारत में रेलवे का जनक किसको कहा जाता है? ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो भारत में रेलवे का जनक कहते हैं लॉर्ड डलहौजी को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ही भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी को चलाया था, इसीलिए इनको भारत में रेलवे का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे पहले 1853 में रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले रेल किसने चलवाई थी भारत में? लॉर्ड डलहौजी ने। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? 1853 में रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? जी हाँ दोस्तों, भारत में सबसे पहले रेल चलाई गई 1853 में। ठीक है, डेट भी एग्जैक्ट याद कर लीजिए, कब पहली बार रेल चली थी? 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल 1853। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी। और कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? बम्बई से ठाणे। ऑप्शन नंबर 1 इसका एकदम सही आंसर है। बम्बई से ठाणे तक 1853 को रेल गाड़ी चलाई गई थी। ये डिस्टेंस कितनी थी दोस्तों? 34 किलोमीटर की डिस्टेंस थी ये टोटल। यानी बम्बई से ठाणे के बीच की दूरी जो थी वो 34 किलोमीटर थी। और 16 अप्रैल 1853 में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय उच्च शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारतीय उच्च शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? वुड डिस्पैच को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वुड्स डिस्पैच। दोस्तों, जिस टाइम पर लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे, उसी टाइम पर वुड्स ने एक खाका तैयार किया। ठीक है, जिसको लागू किया गया 1854 में। कब लागू किया गया? 1854, 1854 में वुड्स के द्वारा तैयार किए हुए एक खाके को, जिसमें कई सारे पॉइंट डिस्क्राइब किए गए थे भारत में शिक्षा व्यवस्था को लेकर, उसको लागू किया गया 1854 में। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, उसमें क्या था, जो भारत में उच्च शिक्षा थी उसको लेकर कुछ पॉइंट डिस्कस किए गए थे और उन्हीं को आदेश बनाकर आगे लागू कर दिया गया। इसी को कहते हैं वुड्स डिस्पैच। और भारतीय उच्च शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है। तो ये कब लागू किया गया? 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, इसी वुड्स डिस्पैच के तहत ही जो है वो भारत में आगे चलकर कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 1857 में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। क्या किया गया था? वुड डिस्पैच 1854 का जो नियम आया उसके तहत ही कलकत्ता, मद्रास व बम्बई में 1857 में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। उस टाइम पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। ठीक है, और उसको बाद में भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था। आगे देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम डाक टिकट कब प्रचलन में आए? तो दोस्तों, क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है एग्जाम में कई बार, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है
कि सर्वप्रथम डाक टिकट जारी करने वाला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड डलहौजी। जब लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे तो उन्होंने ही सर्वप्रथम डाक टिकट का प्रचलन चालू कराया था। ठीक है, ये कब हुआ था? 1854। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। 1854 में ही लॉर्ड डलहौजी ने एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया। क्या किया दोस्तों? एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया 1854 में, और भारत में डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ किया इन्होंने। ठीक है, किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया और डाक टिकट का प्रचलन सर्वप्रथम चालू किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा कहाँ शुरू की गई थी? दोस्तों पहली बार 1853 में। कब दोस्तों? 1853, 1853 में पहली बार कलकत्ता से आगरा के बीच में बिजली से संचालित तार सेवा का प्रारंभ किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कलकत्ता से आगरा। ये भी डलहौजी ने ही स्टार्ट करवाया था दोस्तों। जिस समय लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने 1853 में पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू कराई थी कलकत्ता से आगरा के बीच में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था किस एक्ट में की गई? तो दोस्तों जो कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी होते थे, ठीक है, जैसे अभी अपने लोगों के यहाँ क्या है, डीएम है, एसडीएम है, ये सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो जो कंपनी का कार्यभार संभालते थे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग राज्यों में, वो प्रशासनिक अधिकारी कहलाते थे। तो उनकी नियुक्ति पहले क्या थी? कंपनी के अधिकारियों के हाथों में थी। जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी होते थे उनके हाथों में थी, कि जिसको मन आया उसको जो है नियुक्त कर दिया, चलो भाई तुम सतारा के जो है डीएम हो गए हो, ठीक है, या कार्यभार तुम संभालोगे। तो उनको जो है अब कंपनी के अधिकारी नियुक्त ना करके एक प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई। वो किस एक्ट के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ये 1853 में एक चार्टर एक्ट आया। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था इस वीडियो में, पहले प्रश्न में, कि 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, चार्टर एक्ट कितने आए हैं कंप्लीट? चार्टर एक्ट 4 आए हैं। ठीक है, उनके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो 1833 का चार्टर एक्ट हम लोगों ने पढ़ा। उसमें क्या किया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसके बाद जो है 1853 में एक चार्टर एक्ट लाया गया। कब लाया गया? 1853 में चार्टर एक्ट एक आया। उसमें ये व्यवस्था की गई कि कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति अब प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाएगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1853 का चार्टर एक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। पहले भारतीय जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाने लगी थी भाई। तो ऐसे पहले भारतीय व्यक्ति जिन्होंने इस प्रतियोगिता परीक्षा में, जिसको सिविल सेवा परीक्षा भी कहा जाता था, ये सबसे पहले पास करी, यानी सबसे पहले डीएम साहब बने ये। ठीक है, तो वो उनका नाम क्या है? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम सही आंसर है। सत्येंद्र नाथ टैगोर ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में, कब दोस्तों? 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। जो ये सिविल सेवा एग्जाम था, ठीक है, ये सबसे पहले कहाँ होता था? लंदन में ही किया जाता था। अगर किसी भारतीय को इस एग्ज़ाम में बैठना है या परीक्षा देनी है तो उसको ये एग्ज़ाम देने के लिए लंदन जाना पड़ता था। ठीक है, तभी आप ये परीक्षा दे सकते थे। ये नहीं था कि आपने अपने घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरा और उसके बाद जो है आपके डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर पड़ गया और आपने एग्ज़ाम दे दिया, ये नहीं था। पहले आपको जो था एग्ज़ाम देने के लिए सिविल सेवा परीक्षा का लंदन जाना पड़ता था, वहीं पर इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता था। तो वो सबसे पहला भारतीय जिसने सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। और कब की थी? 1863 में। ये व्यवस्था कब से लागू की गई? 1853 में जो चार्टर एक्ट आया उसमें ये व्यवस्था लागू की गई।
और उसके 10 साल बाद यानी 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर ने सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की, जो कि पहले भारतीय थे। तो दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी से संबंधित कुछ पॉइंट और हैं जो आपको बताने हैं। लॉर्ड डलहौजी जब भारत के गवर्नर जनरल थे, उसी टाइम पर इन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक सेवा विभाग की स्थापना भी की थी। क्या किया था? सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक सेवा विभाग की स्थापना की थी लॉर्ड डलहौजी ने। यह भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे या जितने भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, उन सबका संकलन इस वीडियो में हम लोगों ने किया है। तो आशा है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। हमारे द्वारा जो प्रश्न बताए गए हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे, आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे ये आगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जीएस सार स्टडी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के वायसराय, जितने भी भारत के वायसराय हुए हैं उनको हम लोग इसी प्रकार महत्वपूर्ण प्रश्नों की सहायता से उन पर डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।